अस्सलाम वालेकुम। कोई एक लिंक मांग रहा था, उसको दे दी किसी ने? Provide किया। लैब्स कैसी गई आप लोग की ऑन कैंपस? सब लोग आए थे या फिर? सर इस हमारी वीक भी नहीं लैब्स हुई, हुई नेक्स्ट वीक नेक्स्ट से वीक होगी। सारे सारे नहीं आए थे, लेकिन लैब्स कौन सी हुई थी जो आए थे? आई सर थिंक नेक्स्ट वीक से होंगी। इस वीक हो ही नहीं थी लैब। कैंसिल हो गई थी सर। अच्छा, एक ईसीडी थी और एक एमबीएस थी शायद। यस सर। एमबीएस कैंसिल क्यों हुई थी? सर दोनों कोर्सेज के वो हैं, सेम लैब इंस्ट्रक्टर हैं, तो उनकी कोई कमिटमेंट थी कहीं। अच्छा, बड़ा तुमने वो रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज किया है, कमिटमेंट। चलो ऐसे ठीक है। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम क्या कर रहे थे, हम हाइब्रिड और टी मॉडल देखा था। तो मैं उस पर ले आता हूँ। लास्ट क्या था? सही। ठीक है, तो एक हाइब्रिड टी मॉडल देखे थे। बेसिकली ये इससे देखे थे क्योंकि आप जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं, या स्मॉल सिग्नल मतलब एसी स्मॉल सिग्नल जो विद टाइम चेंज हो रहा है, अगर साइन वेव है तो ऑसिलेट कर रहा है किसी फ्रीक्वेंसी पे, तो उस एनालिसिस के लिए हमें स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना पड़ता है। और स्मॉल सिग्नल इससे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रियल लाइफ में सब कुछ एसी फ्रीक्वेंसी पे कहने काम कर रहा होता है। डीसी तो आप एक फिक्स पॉइंट होता है, वो जो हम देख चुके हैं, जो आपकी सारी ट्रांसमिशन होती है, जो आप राउटर से डेटा भेजते हैं थ्रू वाईफाई किसी कहने के अपने मोबाइल से राउटर पे, वो फिर राउटर कम्युनिकेट करता है, ये सारा आपका एसी साइन वेव्स या ट्रांसमिशन होती है। ये आप आगे पढ़ेंगे भी एमएनए लैब में, या माइक्रोवेव एंटीना जो कोर्स है उसमें ट्रांसमिशन लाइन वगैरह के बारे में तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो अब हमारा फोकस है कि इस ट्रांजिस्टर का, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका बेस है बिल्कुल, वैसे लोग एक पीएन जंक्शन कहते हैं, तो ऑब्वियसली पीएन जंक्शन के बाद आपका ट्रांजिस्टर आता है, फिर इसके बाद आपके सर्किट सारे आते हैं। सारे आपके डिज़ाइन में कह लें कि ओप एम्प जो बनता है वो ट्रांजिस्टर से बनता है, फिल्टर सारे ट्रांजिस्टर से बनते हैं। जो आपकी आईसी होती है, ये जो भी प्रोसेसर्स होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। इसलिए वो मिलियंस ऑफ, कहते हैं ना कि आईसी है इंटेल की, उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक छोटे से फुटप्रिंट पे एक मार्केट डॉट का एरिया कह लें, या 3 by 3 मिलीमीटर या बहुत छोटे एरिया में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो वो सही बात होती है उसमें, क्योंकि आप जब डायमेंशंस के लेवल पे आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक ट्रांजिस्टर का W/L जो होता है, जो यानी इसका स्क्वायर रखा हुआ है, इसकी लेंथ इनटू विड्थ होती है, वो बिल्कुल नैनो लेवल पे होती है। अब तो बिल्कुल 5-6 नैनो पे आ गए हैं। हम लोग 180 नैनो वगैरह पे काम करते हैं, 40 नैनो पे भी काम करते हैं। तो अगर ट्रांजिस्टर की लेंथ नैनो में है और फिर विड्थ भी कह लें नैनो में है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। मतलब नैनो इंटू नैनो पता नहीं, बहुत कम एरिया होगा। तो इतने कम एरिया में अगर ट्रांजिस्टर आ रहा है तो वो सही बात है कि एक छोटी सी आईसी होती है, उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो अब लेकिन ट्रांजिस्टर मेन चीज़ है, ट्रांजिस्टर के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसी है, इसका मॉडल कैसा है। तो हमने लास्ट क्लास में इसका एक हाइब्रिड और एक टी मॉडल देखे थे। दोनों टेक्निक्स हैं सेम क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको हाइब्रिड मॉडल सॉल्व करना पड़े, कुछ को टी मॉडल सॉल्व करना पड़े, लेकिन इन दी एंड आंसर दोनों का सेम आएगा। अगर मैं जीएम निकालना चाहूँ या गेम निकालना चाहूँ तो आंसर सेम आना चाहिए। एक असाइनमेंट में क्वेश्चन मैंने कभी दिया भी था, शायद मैं दूँ, उसमें एक क्वेश्चन को दोनों टेक्निक से सॉल्व करना होता है। तो वो, लेकिन बस हमें पता होना चाहिए कि पाई मॉडल में बेसिकली ये जो सामने आपका हाइब्रिड पाई मॉडल है, इसके बाहर जो सर्किट्स लगे हैं वो सारे बाहर हैं, और ये सिर्फ ट्रांजिस्टर को एक मिमिक किया हुआ है, एक स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया। ये 3 जंक्शंस हैं, बेस, एमिटर, कलेक्टर के। इसके बाद हमने एक पी मॉडल भी देखा था।
टी मॉडल भी बिल्कुल सेम था, बस करेक्शंस थोड़े चेंज हुए हैं और कुछ आर पाई की जगह आर ई था, बाकी ये जी एम बी भी इधर ही आएगा, ऐसे कुछ करके वहाँ अल्फा आई था, वहाँ बीटा आई भी था, तो वो बार बार रिकॉल करते रहेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो अब ये हमारा जो टास्क है वो है बेसिक बीजेटी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मैं हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये है क्या जैसे कि। तो पहले तो ये चीज़ें वही हैं जो आपकी अभी हम देखते हैं, देखते मतलब इसमें कहने के ये सर्किट्स हैं। अच्छा, इसमें ये सर्किट्स वही हैं, अगर मैं इसमें ये आर नॉट वाला पोर्शन रिमूव कर दूँ ना, तो ये वही सर्किट है हाइब्रिड मॉडल जो हमने प्रीवियसली देखा था। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि अब ये लोग वी को रिप्लेस किया हुआ है इन्होंने वी पाई से। तो ये जो वी पाई यहाँ बना हुआ है, जो करंट सोर्स के साथ, पहले यहाँ जी एम वी बी होता था, अब यहाँ जी एम वी पाई है, और यहाँ भी वी बी वोल्टेज ड्रॉप को इन्होंने वी पाई के नाम से रिप्लेस किया है। तो ये एक डिफरेंस है, बुक फॉलो करी तो हम लोग भी फॉलो करेंगे। तो अगर कोई बंदा वी बी लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, और क्वेश्चन में होता है वी बी की जगह वी पाई आए, तो बेसिकली दोनों सेम चीज़ है। तो ये जो ऊपर वाले कर्व्स हैं, ये अगेन वो हम पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था। अभी आर नॉट को इग्नोर करें, बाकी वही ये आपका कहने की वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स थी, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स थी, क्योंकि इसमें वी बी ई आ रहा था, इसके इसमें वी पाया आ रहा है, राइट वाले में आई बी आ रहा था, तो करंट कंट्रोलर के थ्रू करंट सोर्स थी आपकी। और नीचे वाला आपका बिल्कुल एग्जैक्टली वही सर्किट है जो प्रीवियस में देखा था। आर अगर आर नॉट में हटा दो तो वही पोर्शन है कलेक्टर टू एमिटर के बीच में एक जी एम वी बी और आर ई की सोर्स लगी, तो बीच में बेस था। मैं दोबारा इस पर आ जाऊँ, ये वही सर्किट है जो नीचे बना हुआ है, बस इसके पैरेलल में आर नॉट का फैक्टर ऐड हुआ हुआ है। तो आर नॉट का फैक्टर किसी को पता है आर नॉट क्या होता है? बेसिकली आर नॉट एक कहने चैनल नेट मॉड्यूलेशन होती है, उसकी वजह से आपका एक फैक्टर आता है आर नॉट। अब ये बेसिकली कह लें कि एक ट्रांजिस्टर की जो लेंथ है, ये मतलब मैं अगर इस काम करता हूँ, मैं नोट पैड कर लेते हैं। तो एक चैनल की ट्रांजिस्टर की लेंथ होती है, ट्रांजिस्टर की विड्थ होती है। लेंथ बेसिकली क्या होता है, अगर मैं मॉसफेट लेवल पे देखता हूँ तो दोनों सोर्स और ड्रेन के बीच में एक डिस्टेंस होता है, इसको हम कह लो कि लेंथ कहते हैं, ठीक? अब लेंथ ये बेसिकली असली में एक इसका ओवरलैप होता है जो आपका नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है। सर नोटपैड की स्क्रीन क्यों नहीं है? हाँ, मैं अभी तक गया नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ। तो एक रियल लाइफ में एक कहने के, हम तो अभी जो साइड लेके चले थे हम वो अजम्पशंस लेके चल रहे थे। हमने कहा था कि भाई अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक सर्किट है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ऐसा हमने काफ़ी पैरामीटर्स ऐड नहीं किए थे। अभी एक आर नॉट एक ऐसा पैरामीटर है जो हमने ऐड करना है सर्किट में। तो अभी तक जो जो आपने इससे पहले सर्किट देखे थे ना, उसमें आर नॉट का फैक्टर नहीं था। आर नॉट बेसिकली एक रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर टू एमिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये ट्रांजिस्टर की कहने के इंटरनल रेजिस्टेंस कहने जिसको, मतलब वो बेसिकली कि जैसे मेरा एक सर्किट है, उसके कहने मैंने आउटपुट पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, तो वो आउटपुट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन वो एक ट्रांजिस्टर के रेजिस्टेंस की पैरेलल भी आएगी। तो अब जैसे ये एक आर नोट है, ये बेसिकली बताया है कि कलेक्टर टू एमिटर के अक्रॉस एक ट्रांजिस्टर है, उसका जो कलेक्टर एमिटर टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो आपकी आर नोट एक्सप्लेन की हुई है। अब जैसे मैं इस पे अगर आता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे, तो ये एक मेरा अभी चले मॉसफेट बना लेते हैं। तो फंक्शन सेम है दोनों का, मॉसफेट हो या पीजीटी हो, ठीक? ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ठीक? तो कोई भी ट्रांजिस्टर होगा, अगर मैं इसके अलावा ये बीजेटी बना दूं इधर, अभी हम
एक रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे थे जो हम यहाँ से यहाँ तक देखते थे, वो अब रेजिस्टेंस क्या थी? अब ये हमें पता है बेस है, ये हमें पता है एमिटर है, ये हमें पता है कलेक्टर है। इस रेजिस्टेंस का हम नाम दिया था आर पाई दिया था, जब हम बेस से एमिटर साइड पे देख रहे थे। ये हमारा मॉडल था, हमने एक यहाँ हमने करंट सोर्स लगाई हुई थी, ये कलेक्टर था, ये एमिटर था, ये बेस था, यहाँ GM VBO, यहाँ GM V पाई है, एक ही बात है। ये इन्होंने आर पाई दिया था और ये VBE कहने या V पाई कहने। तो एक जो रेजिस्टेंस थी जो आपकी आर पाई थी, ये बेस टू एमिटर एक इनपुट रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो ये कह लें कि बेस की साइड से तो आर पाई आती थी, एमिटर की साइड से थे तो आर ई आती थी, जो टी मॉडल में हम देखा था। अब एक होती है आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस, जो आप करेक्टर अगर आप आउटपुट पे देख रहे हैं तो एक आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, उसको ये लोग बोलते हैं आर नॉट। तो इसकी वैसे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अभी उसमें आते हैं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा की होती है। तो एक वैल्यू है आर नॉट जो आपकी कलेक्टेड टू एमिटर, और एमिटर इसलिए क्योंकि एमिटर आपका कॉमन टर्मिनल है, एमिटर विद रिस्पेक्ट टू एक तरह से ग्राउंड कंसिडर हुआ है, तभी हम जो इनपुट रेजिस्टेंस देख रहे हैं आर पाए, वो हम बेस की साइड से देख रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एमिटर देखते हैं, तो बी के क्रॉस देखते हैं। वैसे ही आपकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है कलेक्टर, वो आपकी कलेक्टर के थ्रू देखते हैं और वो एमिटर तक होती है, तो उसको आर नोट कहते हैं। अब ये जो फैक्टर है ना, ये हम काफी केस में इसको निग्लेक्ट करते हैं। निग्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, सही। तो इसके पैरेलल में कोई भी रजिस्टर आप लगा देंगे ना छोटा सा, तो आर नोट उसको कंसिडर नहीं होता वो, ठीक है। तो अगर मैं आर नोट मेरी कहने के 1 टेरा है, बहुत बड़ी वैल्यू है, सही, और इसके पैरेलल में मैंने कोई रजिस्टर लगा दिया, अगर कोई भी कंसिडर कर लेते हैं कि ये 1K का रजिस्टर लगा दिया मैंने, तो 1 टेरा पैरेलल में 1K क्या होता है? 1 टेरा ही होता है। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैं ये बताऊं कि भाई ये एक मेरा बीजेटी था, इसके यहाँ एक आरसी लगा हुआ है, ये आपका बेस है, ये आपका एमिटर है। चलिए यहाँ आपने एक और रजिस्टर लगा दिया, हमने वीबी भी बोल दिया, ये हमने इसको आरबी भी बोल दिया। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊंगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होना चाहिए इसका? एक यहाँ हमने एक और सप्लाई इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं वी इन के नाम से। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये मेरा वी इन है, ये मेरा एक आरबी रजिस्टर आया, और फिर ये मेरा ट्रांजिस्टर का मॉडल शुरू हो गया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिस्टर का मॉडल है। तो ये आरबीबी तो आ गया, मॉडल के बाहर है, तो यहाँ से अभी ये मेरा बेस शुरू हो गया। बाकी वो पूरा वही है जो सोर्स होती है, और यह मेरा कलेक्टर हो गया, और ये मेरा एमिटर हो गया, ये अगेन मेरा आर पाई हो गया, ये GM V पाई लिख देते हैं इसको। तो ये अभी हमने ये पोर्शन बनाया है यहाँ से यहाँ तक। अब कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, आर नोट इग्नोर करते हैं, ठीक है। वो अगर बोला जाता है चैनल लेंथ, इसको आर नोट हमारा चैनल लेंथ की वजह से आ रहे हैं ना, तो चैनल लेंथ का फैक्टर हम कहते हैं अगर इग्नोर करें तो आर नोट इग्नोर करते हैं, काफी आपकी कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा आर नॉट है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए।
और ये ऑब्वियसली आपका ग्राउंड कंसिडर हुआ हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये आपका R0 है जो आपका कलेक्टर टू एमिटर कनेक्ट हुआ हुआ है। इसको डायरेक्ट आप एमिटर ऑब्वियसली यहाँ कनेक्ट करूँ, यहाँ कनेक्ट करूँ, एक ही बात, ग्राउंड है। अब इसके बाहर एक हमारा एक RC आता है, और ये हमें पता है कि स्मॉल सिग्नल में क्या होता है, ये आपकी जो सोर्स VDD और जो भी आपके कहने के साइन वेव्स होती हैं, सॉरी आपके जो DC सिग्नल्स होते हैं, ये इवेंचुअली शॉर्ट हो जाते हैं। और हमें पता है कि VCC बेसिकली है क्या, एक VCC सोर्स है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो अगर इसको शॉर्ट कर दूंगा तो ये DC सोर्स इतना शॉर्ट हो गई या रिमूव हो गई, तो ये भी आपका ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया। ये पॉइंट समझ आया तो मैंने लास्ट में बोला था। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल में हमने ये देखा था कि सारी जो DC सोर्सेज हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। तो अब जैसे इसके साइड पे तो VBB की सोर्स लगी थी, जो अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि ये VBB की सोर्स थी, कि ये एक VBB की सोर्स थी। अगर मैं यहाँ बना दूँ तो ये VCC है। ठीक। तो DC से जब मैं इसको स्मॉल सिग्नल पे आऊँगा तो आपका जो DC सोर्स है वो शॉर्ट जाती है, तो VBB शॉर्ट हो गया बेसिकली, एक तरह से शॉर्ट हो गई तो रिमूव हो गई। तो अगर ये शॉर्ट कर दिया मैंने, एक तरह से मैंने इसको रिमूव कर दिया। सिमिलरली मैंने VCC को शॉर्ट कर दिया तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो अब स्मॉल सिग्नल में क्या हुआ कि देखिए वी इन डायरेक्ट आपका RBB कनेक्ट था, वो यहाँ शो हो गया, और आपका RC कैसे डायरेक्ट आपका ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया, और वही हमने बताने की कोशिश करी, ग्राउंड पे कनेक्ट हो गया। अब ये बेसिकली आपका ग्राउंड ही है पूरा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा शॉर्ट हुआ हुआ है, तो मैं कहीं भी कनेक्ट करूँ बात एक ही। अब ये तो बेसिकली आपका आउटपुट है ना, ये आपका वी आउट है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ये हमारा वी आउट है। इस केस में आपका जो RC और आपका R0 है वो पैरेलल में आ रहे हैं, और ये कह लें कि अगर R0 बहुत बड़ी वैल्यू है ना, अगर 1 टेरा वगैरह है और ये 1K वगैरह है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1K ही होगा। ये तो काफी केसेस में हम R0 इग्नोर करते हैं। अब R0 की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों होती है? अब अगर आप ये रिकॉल करें कि ये जो आपका मॉडल होता है, जो आपका VC होता है, ये आपका IC होता है। अब देखिए आपका IC है, ये आपका आउटपुट करंट है, VC आपका आउटपुट वोल्टेज है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है। तो अगर मैं R नॉट की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये VC और IC का डेल्टा चेंज इन VC डिवाइड बाई डेल्टा चेंज इन IC है। P इज इक्वल IR है। अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, आउटपुट करंट की बात कर रहा हूँ, तो मेरी रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस R नॉट हुई। अब अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूँ, इसका स्लोप मेरा क्या होगा, R नॉट होगा या 1/R नॉट होगा? कौन सा होना चाहिए स्लोप मेरा इसका? और ये बता सकते हैं? स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट रिकॉल करें, y इज इक्वल टू mx जब होता है, तो इस केस में इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? अहमद बताओ क्या होना चाहिए स्लोप? जी सर। इसका स्लोप क्या होना चाहिए? ये जो मैंने ग्राफ बनाया IC अगेंस्ट VC का, इसका ये स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए? R0 के या 1/R0 के? गैस कर लो ऐसी। सर आर नॉट की। सर R0 के इक्वल। R0 के इक्वल होगा, सही।
ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू mx होता है, तो ये अगर मेरी स्ट्रेट लाइन है, ये x है, ये y है, तो मैं कहता हूँ इसका स्लोप है m है, ऐसे ही होता है ना। यस सर। अब अगर इसको मैं r नोट के बराबर कहता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि VCE इक्वल्स टू r नोट एंड IC। VCE को मैं फिर कह रहा हूँ y है, IC को मैं कह रहा हूँ x है, और तभी स्लोप इसका m होता है, ऐसे ही है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ IC x पे नहीं है, यहाँ IC y पे है और VC आपका x पे है, तो इसका स्लोप 1/r नोट होगा। तो अगर मैं इसको रीफ्रेस करूँ क्वेश्चन को, तो मैं ये कह रहा हूँ कि IC इक्वल्स टू 1/r नोट टाइम्स VCE, जिसमें मेरा IC y है, मेरा VC x है और मेरा स्लोप m है। तो y इज mx का इक्वेशन में बनाता हूँ, तो इसका अगर मैं स्लोप मेजर करना चाह रहा हूँ तो स्लोप हमेशा y अपॉन x होता है, और y आपका IC है और x आपका VC है, तभी आपका स्लोप 1/r नोट होगा। अब अगर 1/r नोट स्लोप की बात होती है, तो रिस्पॉन्स अगर फ्लैट हो जाए तो क्या होगा? रिस्पॉन्स अगर फ्लैट हो जाए तो मेरा IC कांस्टेंट बैठा हुआ है, 0 बैठा हुआ है, ठीक है, और मेरा x मुसलसल चेंज हो रहा है। तो पहले बात आती है स्लोप की। अगर मैं स्लोप बोलूं, इस IC अगेंस्ट VC का स्लोप निकालें, वो क्या होता है, IC अपॉन डेल्टा IC चले अपॉन डेल्टा VC। अगर ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मतलब स्लोप निकालने के लिए हम दो पॉइंट यूज करते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूँ तो डेल्टा IC तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि मैंने बोला है रिस्पॉन्स फ्लैट है, एक तरह से यहाँ फ्लैट रिस्पॉन्स है आपका, तो आपका डेल्टा IC चेंज नहीं हुआ। VC आपका चेंज हुआ, अज्यूम कर लेते कुछ 4 वोल्ट चेंज हो गया, जो भी ऐसा कर लेते, इस पॉइंट पे आपका एक तरह से 1 था, इस पॉइंट पे आपका 5 हो गया, अज्यूम कर लेते हैं। तो 0/4 आपका 0 हो गया, और ये 0 आपका 1/r नोट के बराबर है, तो r नोट एक तरह से आपका इन्फिनिटी हो गया। ये एनालिसिस समझ आया कि r नोट इन्फिनिटी कैसे हुआ? नहीं, तो बेसिकली हमने पहले हम आते हैं स्लोप पे। हमने एक चीज बता दी कि भाई इस इक्वेशन से, ये जो क्वेश्चन बनी थी, हमने इससे बता दी कि आपका जो स्लोप है वो 1/r नोट के बराबर है, अगर IC/VC का कर्व है। तो पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो हमने कहा अगर स्ट्रेट लाइन होती है, उस केस में मेरा स्लोप क्या होता है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VCE। अगर स्लोप बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल, मतलब कहने की लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो डेल्टा IC को चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब जो यहाँ अगर बैठा हुआ है 1 मिली, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 1 मिली है, तो डेल्टा IC मेरा 0 हुआ, 1 मिली माइनस 1 मिली। VC मैंने निकाल लिया 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 करके, तो स्लोप मेरा 0 हो गया। स्लोप मुझे पता है 1/r नोट के बराबर है, तो मेरा r नोट इन्फिनिटी होता है। ये वो केस होता है जब हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन हम निगलेक्ट करते हैं। उस केस में हम कहते हैं कि आपका जो कह रहे हैं कि ये लाइन है, ये बिल्कुल आपकी फ्लैट है। ये वही चीज़ें हमने हल्का सा जिक्र करा था कि इसमें आपका शुरू में हमने जिक्र किया था कि ये आपका वो है रिस्पॉन्स, एक तरह से कहने की जो अर्ली इफेक्ट वोल्टेज था, सही है, और उसको हमने हल्का सा देखा था। तो उसको अगर निगलेक्ट आप करेंगे ना, आप कहेंगे बहुत इनफाइनाइट है नेगेटिव में वोल्टेज, तो ये रिस्पॉन्स फ्लैट होता है। अब आइडियली ये रिस्पॉन्स फ्लैट होता है, लेकिन रियल लाइफ में ये हल्का सा इंक्रीज करता है। तो अगर आइडियली की बात करता हूँ रिस्पॉन्स फ्लैट है, तो इसका मतलब है आपकी आर नोट इनफाइनाइट है। तो काफ़ी केसेस में हम क्या करते हैं, हम आर नोट है वो इनफाइनाइट रखते हैं, तो कोई भी चीज़ इनफाइनाइट के पैरेलल में आएगी तो वो डोमिनेट करेगी। तो जैसे अगर आर सी है और ये इनफाइनाइट है,
तो मैं RC पैरेलल विद इनफाइनाइट लिखूं या मैं RC लिखूं, बात एक ही है। तो तभी हम लोग काफ़ी केसेस में R नोट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि R नोट हम कहते हैं कि चैनल लेंथ का इफेक्ट हम निगलेक्ट करें। चैनल लेंथ का इफेक्ट अगर इंक्लूड करते हैं तो ये हल्की सी स्लोप आती है, और ये स्लोप ऐसी होती है कि उसकी वजह से आपका R नोट बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर मुझे R नोट 0 करना है ना, तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होगा ना, वो ऐसे चाहिए होगा, बिल्कुल कहने कि ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में R नोट आपका इनफाइनाइट है, और इस केस में आपका R नोट 0। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका जो ये एक्टिव रीजन होता है, इसमें आपका क्लोज किसके होता है, इनफाइनाइट के होते हैं, 0 के होते हैं। ऑब्वियसली ये लाइन अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी लाइन है, तो ये कहने की इनफाइनाइट के क्लोज है, और कुछ केस में इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं। तो तभी आपका जो एक्टिव रीजन में ना, आपका जो ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो R नोट है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये सैचुरेशन रीजन है, इसमें स्लोप थोड़ा सा मतलब बढ़ गया है इस केस में, वरना R नोट आपका इतना से कम हो गया। इस केस में तभी जो सैचुरेशन रीजन होता है, इसमें आपकी R नोट है वो कम होती है। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं इस स्लोप के लिहाज से? तो ये जो बी वाला सेक्शन है, इसमें आपकी R नोट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा हॉरिजॉन्टली फ्लैट के बराबर है, नहीं? और आपका जो ये वर्टिकल है, इस केस में आपकी जो R नोट है वो बहुत कम होती है। तो तभी अब हमें पता है कि हमारा गेन होता है वो GM टाइम्स R नोट वगैरह के डिपेंड करता है। तो अगर मैं एक फैक्टर कम कर रहा हूँ, तो मैं एक तरह से गेन कम कर रहा हूँ। तो तभी एम्पलीफायर जो से पॉइंट बी है, एम्पलीफायर में हम R नोट इंक्रीज करते हैं, और वो ये लाइन बताता है। तो ये हल्का सा थोड़ा सा बैकग्राउंड टाइप कुछ था। तो इस केस में हम ज़्यादातर सर्किट्स में अब हम R नोट कंसिडर करेंगे। अगर कुछ केसेस में अगर मेंशन्ड है कि भाई R नोट आपने निगलेक्ट करना है या कंसिडर नहीं करना, तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। R नोट का फॉर्मूला पहले देख चुके थे। R नोट का फॉर्मूला यहाँ मेंशन भी है कि ये आपका VA/IC होता है, अर्ली वोल्टेज डिवाइड बाय कलेक्टर करंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अगर ये वैल्यू सब गिवन है, VA वगैरह आपको जब भी गिवन है, तो आपको R नोट निकालना पड़ेगा। और अगर आपको R नोट निकालना पड़ेगा, तो आपको सर्किट में R नोट का फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस केस में तभी हमने जो इससे पहले क्लास में देखा था, उसमें हमने R नोट इग्नोर किया था, और इस केस में हम R नोट इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे एनालिसिस में R नोट कंसिडर करेंगे। R नोट आपका हमेशा कलेक्टर और इमिटर के पैरेलल में होगा। तो ये अब इसके में अगर आगे हो ना, तो कुछ कहने के 3 टाइप्स ऑफ सर्किट्स होते हैं। 3 टाइप सर्किट्स मतलब कहने कॉमन इमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर होते हैं। तो अब अगर कॉमन तीनों केस में हमने कहने के तीनों सर्किट्स बना दिए हमने, इस तीनों का एक जैसे मॉसफेट या इस केस में BJT आपने कंसिडर कर लिया। अब कॉमन इमिटर की बात हो रही ना, अगर कॉमन इमिटर मतलब कि आपका इमिटर कॉमन है जब भी आप इनपुट लें और आउटपुट लें। आप जब भी कोई भी इनपुट या आउटपुट लेते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू अनदर टर्मिनल लेते हैं। मतलब जब भी आप कोई मल्टीमीटर या कोई किसी चीज़ का भी ऑसिलोस्कोप का या सिमुलिंक या जो भी मल्टी सिम आप यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, उसमें आप कोई ऑसिलोस्कोप अगर मतलब सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसका दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही होते हैं ना। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया था आपने FEOLCA में? मल्टीसिम से होगा, तो उसमें ऑसिलोस्कोप आपने फीड किया होगा, तो उसका हमेशा सेकंड टर्मिनल आपका ग्राउंड कनेक्ट होता है, तो पोटेंशियल आपका ग्राउंड कनेक्ट होता है। जब भी इवन आप घर में एक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई बोलते हैं 220 वोल्ट आ रही है, तो वो उसका सेकंड फेज जो होता है टर्मिनल, वो ग्राउंड कनेक्ट होता है। तो तभी कॉमन इमिटर की बात हो रही है, तो मतलब इसका इमिटर एक तरह से ग्राउंड कनेक्ट हुआ हुआ है या कॉमन हुआ हुआ है। तो उस केस में आपका इनपुट है वो आपका कहने के V in है, वो आपकी इस टर्मिनल पे आएगी,
और आपका जो वी आउट है वो आपका, अगर मैं इसको थोड़ा स्मॉल सिग्नल की तरफ लेके जाता हूँ तो मैं इसको वी आउट ये कह सकता हूँ। ठीक, तो ये मेरा एक तरह से कॉमन एमिटर है। ये आरसी अगर मैं ग्राउंड कनेक्ट किया, अगर हम इसको डीसी वाला सर्किट देखें तो ये इधर कनेक्ट होकर आपका वीसी सप्लाई होगी, ठीक है, और ये आपका आरसी होगा। तो वो वही बात है कि हमने इसको निगलेक्ट करके हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। तो ये अब आउटपुट मेरा जो है वो हम कलेक्टर से ले रहा हूँ, लेकिन हमेशा वो मेजर करेंगे ग्राउंड से, और आपका इमिटर ग्राउंड है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा वी आउट है वो VCE है एक तरह से। और जो वी इनपुट बेस पे देख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वीन है वो VBE है। ठीक, तो एक तरह से ये आपका कॉमन इमिटर है, इसमें आपका इनपुट बेस पे होता है और आउटपुट आपका कलेक्टर पे होता है। अब इसको डिटेल में देखेंगे कि ये आपका कह लें कि इसमें एडवांटेजेस क्या है किसके बेस कॉमन एमिटर के। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि ये वाला सर्किट कौन सा है? अगर मैं इसको इधर, ये मेरा वी आउट है, ये वी इन है, ये आरसी है, ये कौन सा सर्किट है? पहला वाला तो कॉमन एमिटर हो गया, ये कौन सा सर्किट है आपका? ये बता सकते हैं कौन सा सर्किट है? कॉमन कलेक्टर सर। कौन कलेक्टर? कॉमन कलेक्टर नहीं, तो कॉमन कलेक्टर में आपका कलेक्टर कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कलेक्टर कॉमन है क्या? या कलेक्टर पे तो आपने वी आउट लिखा हुआ है। तो ये आपका कॉमन बेस होगा। एक तरह से आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका इनपुट और आउटपुट जिस टर्मिनल पे आ रहे, जो थर्ड टर्मिनल बचा है वो आपका कॉमन टर्मिनल होगा। कॉमन एमिटर में आपका बेस पे इनपुट था, कलेक्टर पे आउटपुट था, बचा कौन सा एमिटर? तो कॉमन एमिटर हो गया। कॉमन बेस में आपका इनपुट क्या था? एमिटर पे था, आउटपुट कलेक्टर पे था, बचा क्या? आपका बेस, तो आपका कॉमन बेस हो गया। सिमिलरली अगर मैं कॉमन कलेक्टर यहाँ बनाना चाहूंगा तो उस केस मेरा क्या होगा कि कलेक्टर, क्योंकि थर्ड टर्मिनल है जो यूज नहीं हो रहा तो उसको हमने ग्राउंड कंसिडर कर दिया। और इस केस में हमारा वी इनपुट ये हुआ और आपका आउटपुट ये हो गया। बेशक यहाँ आप एक कुछ RE लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो ये आपका कॉमन कलेक्टर हो गया। क्यों कॉमन कलेक्टर? क्यों? क्योंकि आपका इनपुट बेस पे है, आउटपुट आपका एमिटर पे है, और थर्ड टर्मिनल क्या बचा? कॉमन कलेक्टर जो ग्राउंड हुआ है। तो ये तीन बेसिक सर्किट्स हैं जिनको हम इन फॉलोइंग क्लासेस में हम देखेंगे कि इसके फॉर्मूलाज वगैरह ड्राइव करेंगे और सॉल्व करेंगे कि एक दो क्वेश्चंस वगैरह कि कैसे बिहेव करते हैं ये। ठीक, तो एक तरह से अगर इसको समराइज करें तो आपका इनपुट हमेशा आपका बेस पे आता है अगर कॉमन बेस नहीं है, ठीक है। आउटपुट आपका हमेशा कलेक्टर पे आता है अगर कॉमन कलेक्टर नहीं है, तो उससे आप सर्किट के तीनों सर्किट्स बना सकते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कॉमन कलेक्टर में मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं इनपुट एमिटर पे दे दूं और मैं आउटपुट आपका बेस पे ले लूं, तो ऐसा नहीं होता। आपका हमेशा आपका इनपुट है वो बेस पे आता है, अगर कॉमन बेस है तो उस केस में आपका कॉमन एमिटर साइड पे आता है। तो ये तीन सर्किट्स हैं। तो अभी जो हम देखते हुए आ रहे थे ज्यादातर वो हम कॉमन एमिटर देखते हुए आ रहे थे। ये वाला सर्किट हम देखते हुए आ रहे थे, इसमें हमने हमेशा बेस पे इनपुट देते थे, आउटपुट हम कलेक्टर पे लेते थे, और एमिटर हमारा ग्राउंड होता था डायरेक्टली या फिर एक रेजिस्टर लगा होता था। तो ये हमारा एक तरह से कॉमन एमिटर वाला सर्किट था। अब हम उसको कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में भी देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि एक हमने अभी तक देखा था, जो हम गेन देखे थे हमने, एक हमने GM देखा था, एक हमने AV देखा था, और एक हमने R पाई देखा था, एक हमने RE देखा था। ये हमने स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स देखे थे। ठीक, तो अब जो मैं अब हम लोग अब लेके चल रहे थे ना अभी तक सर्किट्स वगैरह, जो हमने एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व करने की कोशिश करी थी
जो 6.14 था, अगर आपको याद हो तो 6.14 जो एग्जाम्पल था, उस केस में ये कुछ RC RBB रजिस्टर्स वगैरह लगे हुए थे। तो ये एक सर्किट का आपका पार्ट था, जिसमें आप मतलब ट्रांजिस्टर का पार्ट नहीं था, लेकिन ये एक सर्किट का पार्ट था। मतलब इसमें RC के लिए कलेक्टर पे रजिस्टर लगा हुआ था, एक RBB आपका बेस पे रजिस्टर लगा हुआ था। ठीक है, तो हम अब एक और ऊपर लेवल पे जाएंगे हम। ठीक है, मतलब एक और ऊपर लेवल क्या जाएंगे कि अभी हमने देखा एक BJT देखा हमने सिंपल सा, जिसका हमने बेस था, जिसका एमिटर था, जिसका कलेक्टर था। इसका हमने एक स्मॉल सिग्नल देखा था। अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो दोबारा करने के लिए 10 मिनट क्लास कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग गए थे, हमने RCC लगाए, हमने यहाँ चले RBB लगाया, और यहाँ हमने एक एमिटर फिलहाल शो कर दिया हमने, कुछ भी कलेक्टर। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिस्टर था, फिर एक ट्रांजिस्टर के सर्किट्स थे। तो इसमें बेस पे हमने डायोड दे दी, VBB दे दी, वो अलग बात है। यहाँ हमने एक VCC और यहाँ हमने ग्राउंड कंसिडर कर लिया। ठीक। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि